class. In today's class I am going to start with the new topic, that is nucleic acid. And before I have to start, first revise our previous class content. और previously हमने क्या डिस्कस कर लिया था? Previously polysaccharides are completed. Polysaccharides, proteins which are synthesized from amino acid. तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दो अमाइनो एसिड के बीच में होता है और ऐसे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ के लीनियर चेन का फॉर्मेशन करती है और लीनियर चेन से फिर ये फोल्ड होते हैं. फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये चारों स्ट्रक्चर शो करते हैं. तो ये सभी प्रोटीन्स में हमने डिस्कस कर लिया था. देन लिपिड, व्हाट आर लिपिड्स, ये सभी डिस्कस हो चुका था. नाउ इन टुडेज क्लास न्यूक्लिक एसिड हैव टू बी स्टार्टेड. न्यूक्लिक एसिड का डिस्कशन होगा. न्यूक्लिक एसिड तो जो हमारे बॉडी में मेजरली टू टाइप्स की न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होती है. पहला न्यूक्लियोटाइड्स, सेकेंड इज न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और न्यूक्लियोसाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में थ्री कंपोनेंट्स मेजरली होते हैं. थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला है शुगर. पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है. पेंटोज शुगर, इसी को राइबोज शुगर भी बोला जाता है. राइबोज शुगर भी बोला जाता है. और कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैक्राइड पेंटोज शुगर के बाद फिर नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट ग्रुप PO4 डबल माइनस और इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस. प्रेजेंट होते हैं. तो तीन कंपाउंड क्या है? पहला पेंटोज शुगर, इसी को राइबोज शुगर और मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. और सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा. एंड थर्ड इज नाइट्रोजिनस बेस. तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड जिसे बोला जाता है एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये तीन चीजें एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होगी. और कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होंगे एक साथ तो उन्हें बोला जाएगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. फिर उसे न्यूक्लिक एसिड बोला जाएगा. अब न्यूक्लियोसाइड्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर भी इसी की तरह पेंटोज शुगर होता है. पहला पेंटोज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजिनस बेस. यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन प्रेजेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन
और थाइमीन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स में जो पेंटोज शुगर होता है उस पेंटोज शुगर के सेकेंड प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, मतलब कि ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, जो पेंटोज शुगर होगा उसके 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन होगा। इसलिए इसे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो उन्हें बोला जाता है डीएनए, दैट मीन के डीऑक्सी, ऑक्सीजन एब्सेंट है इसलिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज। नाउ इसे क्या बोला जाएगा, सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन की आरएनए। तो न्यूक्लियोसाइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आरएनए में प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में प्रेजेंट होंगे। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए डीऑक्सी यहाँ पे बोला जाता है। और वहाँ पे आरएनए के पास 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस वजह से इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए में कैसे ये फॉर्म होते हैं। हर एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस डायग्राम में शो किया जा रहा है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। इसमें उन्होंने बताया है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। इसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चैन होती है। एक अगर चैन 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में है तो दूसरा चैन 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा। दैट मीन कि इनकी क्वालिटी क्या होगी, ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर होंगे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल इनकी डायरेक्शन होगी। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे से। और इसके साथ जो इसकी पिच होती है, पिच 34 एंगस्ट्रॉम होगी, पिच 34 एंगस्ट्रॉम होगी। और जो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा और एक टर्म 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। जो डिस्टेंस होगी इन बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स ये 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड्स एक टर्न में प्रेजेंट होंगे। मतलब कि अगर हेलिक्स को अगर एक एक्सिस लिया जाए और एक एक्सिस के अराउंड ये टर्न हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इस एक्सिस के अराउंड एक यहाँ तक 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। एक टर्न में यहाँ तक 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। इस डीएनए की जो विड्थ होगी वो 20 एंगस्ट्रॉम होगी, विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम। होगी। तो ये डीएनए की क्वालिटी होती है। और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन और थायमिन होंगे, और इन्हें 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। 2 पार्ट वो क्या होंगे, वो इसका स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, जितने भी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज प्यूरीन, सेकेंड इज पायरिमिडीन। पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होंगे। दैट मीन कि यहाँ पे 2 साइकिल प्रेजेंट होगी, दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक, दोनों डिफरेंट साइकिल प्रेजेंट होंगे। एक में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और सेकेंड में सिर्फ ओनली 1 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। और जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ये जो फर्स्ट साइकिल है उसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, साथ में एरोमेटिक और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अमाइन, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पायरिमिडीन में क्या होता है, ये भी एरोमेटिक होते हैं, पायरिमिडीन आर एरोमेटिक, लेकिन सिंगल साइकिल, यहाँ पे सिंगल साइकिल प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक साइकिल प्रेजेंट होती है। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मेथिल, हाइड्रोक्सिल, कीटोन और अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप ये होंगे। और यहाँ पे कौन कौन से प्यूरीन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पायरिमिडीन में आते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करते हैं। बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 2 हेलिक्स एक दूसरे से ज्वाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन किए हुए रहते हैं। प्यूरीन और वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में होता है। तो प्यूरीन हमेशा बाइंड करेगा पायरिमिडीन से, आइदर डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। एडेनिन, दैट मीन कि एडेनिन हमेशा बाइंड करेगा थायमिन से। यहाँ पे एडेनिन साइटोसिल से कभी बाइंड नहीं करता है, हमेशा थायमिन से बाइंडिंग होती है बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन बाइंड करता है बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से। तो इस तरीके से यहाँ पे बाइंडिंग होती है। और अगर इस डीएनए हेलिक्स में देखा जाए तो डीएनए हेलिक्स में अगर यहाँ पे एडेनिन है तो ये यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा विद थायमिन, और यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा विद ग्वानिन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एडेनिन है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन, साइटोसिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन। तो इस तरीके से पूरे डीएनए हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे ये अटैक करते हैं वो देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक पेंटोज शुगर, यहाँ पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। पेंटोज शुगर नंबरिंग की जाए तो फर्स्ट पे यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा, आइदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसमें से कोई भी नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट हो सकता है, तो साइटोसिन एंड थायमिन कोई भी नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे 5 प्राइम पर 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम पर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेगेटिव 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 PO4 डबल माइनस, सॉरी डबल माइनस, PO4 डबल माइनस। अब यहाँ पे कैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर यहाँ पे अगर एडिनिन है और यहाँ पे अगर साइटोसिन आएगा तो वो कैसा होगा, साइटोसिन आएगा तो उसके पास भी एक पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर के 3 प्राइम पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और यहाँ पे 2 प्राइम पर सिर्फ हाइड्रोजन होगा, क्योंकि डीएनए है तो डीऑक्सी है, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस यहाँ से देख लेते हैं कि साइटोसिन है तो साइटोसिन यहाँ पे रख लेते हैं, साइटोसिन रख लेते हैं और यहाँ पे पी फॉस्फेट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल माइनस, यहाँ पे डबल माइनस और यहाँ पे ऑक्सीजन ये ट्रिपल माइनस, अगर फ्री है तो ट्रिपल माइनस होगा। अब कैसे यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे ट्रिपल माइनस होगा तो अब यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर जब शो होता है तो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है और यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। 4 ऑक्सीजन से जुड़े होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिविटी शो होने लग जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और लोन पेयर क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड का इस बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ का जो यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप 3 फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे एटीपी में एटीपी यूज किया जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप, क्या किया जाता है, यहाँ एक फॉस्फेट एनर्जी में यूटिलाइज हो जाता है और एडीपी के फॉर्म में निकल जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे लोन पेयर इस फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 फॉस्फेट ग्रुप ये रिलीज हो जाएंगे एनर्जी एनर्जी की प्रोडक्शन के थ्रू। ये फॉस्फेट ग्रुप 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे फॉस्फेट के फॉर्म में और एक फॉस्फेट जो ट्राइफॉस्फेट था उसमें से एक फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड है, ले लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का ऑक्सीजन, पेंटोज शुगर का ऑक्सीजन, इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप से अनदर न्यूक्लियोटाइड्स, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड अनदर न्यूक्लियोटाइड। अब ये एडेनिन है यहाँ पे और यहाँ पे साइटोसिन, इस ये वाला एडेनिन और साइटोसिन किसके थ्रू जुड़ा है, फॉस्फेट के थ्रू जुड़ा है, फॉस्फेट के ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है। तो यहाँ पे डाई एस्टर, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे CH2OH फॉस्फेट निगेटिव 2 निगेटिव चार्ज शो होते हैं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे लोन पेयर ने पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कर दिया, पार्शियल पॉजिटिव पे जब अटैक करता है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन
क्या होता है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है और दो फॉस्फेट ग्रुप ये ब्रेक हो जाते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप दोनों रिलीज हो जाते हैं एनर्जी देने के बाद। एनर्जी देने के बाद अब स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो अब स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन फॉस्फेट था क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो गया, फॉस्फेट पे अटैक किया इसने, और यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव विथ निगेटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन PO4 हो गया यहाँ पे, एंड CH2OH 5 प्राइम पे हो गया। और यहाँ पे किससे अटैच होगा, पेंटोज शुगर, इसका 3 प्राइम अगेन और 3 प्राइम पर अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे साइटोसिन है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाता है और इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन के थ्रू ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसके पास भी 3 फॉस्फेट रहेंगे, 2 फॉस्फेट एनर्जी दे के रिलीज हो जाएंगे और एक फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होते जाते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए की रिप्लिकेशन होता है और डीएनए की सिंथेसिस होती है उसमें ये डिस्कशन हो चुका है कि कैसे ये उसका टॉपिक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें स्ट्रक्चर देखना था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स का। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोसाइड में से 2 कंपोनेंट होते हैं, वो है पेंटोज शुगर, पहला पेंटोज शुगर और सेकंड है नाइट्रोजिनस बेस। तो न्यूक्लियोसाइड एक दूसरे से कैसे ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो जब एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से बाइंड करता है, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो हाइड्रोलिसिस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होगा। पेंटोज शुगर, यहाँ पे पेंटोज शुगर लेकिन आरएनए है तो दैट मीन कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर होता है तो 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जबकि डीएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था सॉरी। तो अब आइदर ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा और इसके साथ CH2OH, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तो कैसे एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज कैसे होता है, यहाँ पे 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब अदर न्यूक्लियोसाइड आता है तो यहाँ पर भी आइदर ये साइटोसिन लिया रहे या कोई भी नाइट्रोजिनस बेस लिया रहे, यहाँ पर भी CH2OH होगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो इसे बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस।
और हाइड्रोलिसिस के बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे जो होने लग जाएगा। तो बॉन्ड कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है, तो ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन होगा, CH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पेंटोज शुगर। एंड नेक्स्ट जो न्यूक्लियोसाइड है, साइटोसिन जो लिया हुआ है वहाँ। अब इसका 3 प्राइम फिर से एंड खाली है, यहाँ पे फिर से 5 प्राइम पर जो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर अटैक होगा ऑक्सीजन पे, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर अदर न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एडिशन होता है एक एक करके। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के थ्रू एडिशन होता है, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन डीएनए में होता है। तो डीएनए और आरएनए इस तरीके से अपने में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और डिफरेंस यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है आरएनए के पास, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, दैट मीन्स कि 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डीऑक्सी इसलिए कहा गया है। यहाँ डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हाइड्रोलिसिस का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो नाइट्रोजन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें बनता है, इन पेंटोज शुगर और इन बिटवीन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन कोई भी हो, चाहे डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, दोनों में ही नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में बाइंड किए हुए रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म की, कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और सिंपल मेटाबॉलिज्म क्या है। और ये सभी मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हमने ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स क्यों पढ़े हैं, यहाँ पे इसका डिस्कशन क्यों हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी में होता है, हमारे लिविंग सेल्स में होते हैं या कोई भी लिविंग सेल्स हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, सब में केमिकल रिएक्शन होंगे और वो केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक के बाद एक होते रहते हैं और लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो हमारे में हुआ है वो स्पेसिफिक है। वो जो केमिकल रिएक्शन है वो लेबोरेटरी वाला केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। लेबोरेटरी वाला केमिकल जो लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन किया जाता है वो तभी तक होगा जब तक हम उसे करेंगे, या वहाँ पे साइमल्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे सभी रिएक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं और लेबोरेटरी में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक दूसरे से लिंक नहीं होता है, हम उसे एक के बाद एक करते रहते हैं। यहाँ पे सभी साइमल्टेनियस रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अमाइनो एसिड है, यहाँ पे अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक करेंगे बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकिंग होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसा, एक सिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है।
इंट्रोडक्शन है, ये मेटाबॉलिज्म का क्या इंट्रोडक्शन है। केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होता है इन लिविंग सेल्स। कोई भी लिविंग सेल्स हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, सभी में केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती है और इसके बाद सभी केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि सभी केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो जितना भी प्रोसेस हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस, हमने इससे पहले प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लियोसाइड से आरएनए का फॉर्मेशन, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन, मोनोमर्स जब एक दूसरे से लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू तो पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो पॉलीसैकेराइड्स में थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से, और लिपिड्स का फॉर्मेशन ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस, आरएनए डीएनए की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, पॉलीसैकेराइड्स की सिंथेसिस, ये सभी क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं। सभी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आते हैं क्योंकि इन सभी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक के बाद एक कई सारे एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं और कई सारे एंजाइम का यूज होता है, प्रोटीन्स का यूज होता है। इसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होते हैं और सभी केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे लिंक कैसे है, क्योंकि डीएनए से लिंक कैसे है, डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और यही प्रोटीन डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो रिएक्शन जैसे वो रिएक्शन या तो ग्लाइकोलिसिस हो सकता है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है, या जिसे रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सभी में प्रोटीन्स का यूज किया जाता है। आइदर अगर ये कैटालिटिक बिहेवियर शो कर रहा है ये प्रोटीन तो इन्हें एंजाइम्स बोल दिया जाएगा, नहीं तो अगर कैटालिटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, एज ए प्रोटीन ही शो हो रहा है तो इसे प्रोटीन बोला जाएगा। तो इसे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी की जाएगी इसकी।